काला हिरण शिकार केस में जेल में बंद अभिनेता सलमान खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। जोधपुर सेशन कोर्ट आज सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। सुबह करीब 10:30 बजे सुनवाई शुरू होगी। कल काला हिरण केस में सलमान खान को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनते ही सलमान कोर्ट में रो पड़े थे। आज सलमान को राहत की उम्मीद है। देश भर में सलमान खान के फैंस भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं। बेल वहीं पर हो जाती कोर्ट के अंदर, पर चूंकि वो 5 साल की सजा हो गई है तो इनके भाई कोर्ट से बेल होगी। अगर आज जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हुई तो फिर सोमवार को सुनवाई होगी, क्योंकि शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहेगा। वहीं सलमान खान के साथ आरोपी बनाए गए अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को कोर्ट ने बरी कर दिया। चारों पर सलमान को उकसाने का आरोप था, लेकिन कोर्ट ने चारों को संदेह का लाभ दिया। और अब आपको बताते हैं बॉलीवुड के टाइगर ने जोधपुर जेल में बतौर कैदी पहली रात कैसी बिताई। काली शर्ट और नीली जींस में जेल के अंदर जाते सलमान खान अब जेल के कपड़ों में हैं। सलमान को कैदी नंबर 106 मिला है। सलमान को खाने में चने की दाल और पत्ता गोभी की सब्जी दी गई, लेकिन सलमान को वो खाना पसंद नहीं आया और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। सलमान की परेशानी सिर्फ जेल का खाना ही नहीं, जेल का टॉयलेट भी है। इसकी शिकायत वो पहले भी कर चुके हैं। जेल प्रशासन ने सलमान को एक लकड़ी का बेड, एक कंबल दिया है। सलमान को वार्ड नंबर 2 में रखा गया है। ये बैरक रेप के आरोपी आसाराम की बैरक के आसपास है। कल जब सलमान खान को जेल लाया गया तो नर्वस थे। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, बाद में उनका बीपी सामान्य हो गया। जेल प्रशासन ने कहा है कि सलमान को किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। सलमान ने जेल के अधिकारियों से बातचीत भी की। सलमान खान को सजा मिलने की घटना पर अब पाकिस्तान ने इसे मजहबी रंग दे दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बेतुका बयान दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सलमान को मुसलमान होने की सजा मिली है। ख्वाजा ने कहा कि 20 साल पुराने मामले में सलमान को सजा दिए जाने से पता चलता है कि भारत में मुसलमानों का महत्व नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अगर सलमान सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से जुड़े हुए होते तो उन्हें कभी सजा नहीं मिलती। यूपी के नोएडा में एक प्राइवेट स्कूल में खराब खाने की वजह से बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई। मामला नोएडा सेक्टर 132 के स्टेप बाय स्टेप स्कूल का है। गुरुवार दोपहर 1 के बाद 20 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। स्कूल ने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन कुछ बच्चे आईसीयू में भर्ती हैं। स्कूल पर मामले को दबाने का आरोप लग रहा है। लापरवाही का मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 132 में ये स्कूल है और यहाँ पर कल सुबह करीब 9 बजे के आसपास यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको खाने में, नाश्ते में आलू की सब्जी और पराठा दिया गया था और उसके बाद कई बच्चों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। हद तो ये हो गई कि स्कूल ने सिटी मजिस्ट्रेट तक को स्कूल में दाखिल नहीं होने दिया। करीब घंटे भर तक सिटी मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह स्कूल गेट के बाहर खड़े रहे। स्कूल के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट ने FIR दर्ज कराई है। जिला प्रशासन स्कूल पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है। सीनियर ऑफिसर्स जो स्कूल में गए थे तो स्कूल प्रशासन ने उनको एक्सेस नहीं दी और इस बात का भी कॉग्निजेंस हमने लिया है और एप्रोप्रिएट एक्शन एज पर लॉ हम इस पे भी लेंगे। वहीं स्कूल ने सारा दोष खाना सप्लाई करने वाली कंपनी पर मढ़ते हुए कंपनी को सस्पेंड कर दिया है। स्कूल ने कहा है कि वो घटना की जांच कर रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल में घर का खाना लाने नहीं दिया जाता और खाने के लिए अलग से पैसे वसूले जाते हैं। अब जो उनका रेगुलेशन है कि खाना घर से नहीं ला सकते हैं, ब्रेकफास्ट भी यही मिलेगा और लंच भी यही मिलेगा। मंच चाहे जो हो, पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का राग अलापने लगता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक में भारत ने पाकिस्तान के इस रवैये पर करारा वार किया। अजरबैजान की राजधानी बाकू में चल रही गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। भारतीय राजनयिक प्रियंका मेहतानी ने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के आरोपों को झूठा साबित कर दिया। प्रियंका ने कहा कि पाकिस्तान गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंच का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर पर अपने झूठ के प्रचार के लिए कर रहा है। प्रियंका ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश को अपना इलाज करना चाहिए। against the territorial integrity of neighbors are all methodologies of those who lived in yesterday's world. Resort to these will not change the reality that Jammu and Kashmir is an inalienable and integral part of India and will remain so. अपने भाषण में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी आतंकवाद को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद विकास में रुकावट है। ट्विटर ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के मामले में करीब 10 लाख अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर 2015 से अब तक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले 10 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बंद कर चुका है।
सिर्फ जुलाई 2017 से दिसंबर 2017 के बीच ही 2,74,460 अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया। ट्विटर ने गुरुवार को एक स्टेटमेंट जारी कर दावा किया कि ट्विटर हिंसा का प्रचार करने वालों के लिए नहीं बना है और ऐसे लोगों को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ट्विटर के मुताबिक पिछले 6 महीनों में जो अकाउंट सस्पेंड किए गए उनमें से ज्यादातर को ट्विटर के इंटरनल टूल्स ने ही पहचान लिया था। ट्विटर ने दावा किया कि आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देने वाले बहुत सारे अकाउंट्स को उनके पहले ट्वीट के बाद ही सस्पेंड कर दिया गया। पिछले काफी वक्त से दुनिया के कई देशों की सरकार ट्विटर पर इस बात का दबाव बना रही थी कि उसके प्लेटफॉर्म पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर लगाम लगाई जाए। इस कार्रवाई के बाद ट्विटर ने कहा है कि हमारी मेहनत रंग लाई। पंजाब में एक बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया। दहशत का ये सारा सामान एक शख्स की गाड़ी से मिला है। पंजाब पुलिस का दावा है कि इंद्रजीत सिंह नाम का ये व्यक्ति कट्टरपंथी है और ये पंजाब में बड़े लोन वुल्फ अटैक की साजिश रच रहा था। पुलिस ने इंद्रजीत को मोहाली से गिरफ्तार किया है। इंजीनियरिंग और MBA की डिग्री हासिल कर चुका इंद्रजीत IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बनाने में माहिर है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इंद्रजीत को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग दी थी। हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले इंद्रजीत ने पुलिस को बताया कि वो पिछले 2 साल से ISI एजेंट्स के संपर्क में था। ISI ने इंद्रजीत को पंजाब में बड़े हमले का जिम्मा सौंपा है। 2 साल पहले ISI एजेंट्स ने फेसबुक के जरिए इंद्रजीत को अपने जाल में फंसाया था, क्योंकि इंद्रजीत फेसबुक पर कट्टरवादी पोस्ट लिखता था। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में SRS ग्रुप के चेयरमैन समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस ने SRS ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को दिल्ली के होटल से गिरफ्तार किया गया। जिंदल समेत सभी पर लोगों से फ्लैट देने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। आरोपियों ने बैंकों से भी करोड़ों का लोन लिया है, जो NPA घोषित हो चुका है। आरोपियों के खिलाफ कुल 22 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि पुलिस को करीब 100 शिकायतें मिली है। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टीम मामले में जाँच कर रही है। पुलिस ने लोगों से सबूत के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा है। मैं अनिल जिंदल, नानक चंद तायल, बिशन बंसल, देवेंद्र अदाना और विनोद मामा इनको गिरफ्तार किया है। ये सारे महिपालपुर में एक आमरा होटल है, वहाँ छुपे हुए थे। फरीदाबाद, पलवल, मेवात और होडल के सैकड़ों निवेशकों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई निवेश की थी। 42 लाख रुपए हमने दिए हैं, 60 लाख रुपए का बुक कराया था। क्या रहा फिर, मतलब कि फ्लैट मिल गया आपको? नहीं मिला। क्यों? हम जाते हैं वो मना कर देते हैं। हमारे 15 लाख रुपए हैं जी SRS पे। किस चीज़ के दिए थे आपने? हमने जी 15 लाख रुपए उन्हें धीरे धीरे पूंजी इकट्ठी करके दी थी। धीरे धीरे हमने उनको ब्याज पे 15 लाख रुपए पूरे करे थे। PNB बैंक घोटाला केस में CBI ने कल RBI के 4 बड़े अधिकारियों से पूछताछ। अफसरों में 3 चीफ जनरल मैनेजर और 1 जनरल मैनेजर शामिल है। सूत्रों के मुताबिक CBI पता लगा रही है कि किस तरह से मेहुल चोकसी और नीरव मोदी की कंपनी को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए गए थे। CBI ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि बैंक में इतने बड़े घोटाले की भनक RBI को इतनी देर से क्यों लगी। CBI मेहुल चोकसी ग्रुप की कंपनी और चिदम्बरम के 2080 गोल्ड स्कीम की धांधली में भी पड़ताल कर रही है। PNB घोटाले को लेकर RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने कुछ हद तक सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। What was said in the speech and the debate around it relates to the legal powers that the RBI has, which seem to be asymmetric between public sector banks and private sector banks, and therefore that has got nothing to do with our supervisory and regulatory action on any bank concerned. उर्जित पटेल ने कहा कि रिजर्व बैंक ने घोटालों से बचने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए हैं, जिससे घोटालों की सही समय पर पहचान आसान हो जाएगी। आज संसद में कुछ ऐसा हो सकता है जो आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। विपक्ष आज भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को हटाने के लिए राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों के सांसद CJI के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक आज राज्यसभा में विपक्षी सांसद सभापति वेंकैया नायडू को प्रस्ताव दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये पहला मौका होगा जब संसद में किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। हालांकि ये भी खबर सामने आ रही है कि CJI के खिलाफ ऐसी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस में ही एकमत नहीं है। CJI को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों की जरूरत होती है। इसके बाद सभापति ये प्रस्ताव की जांच करेंगे। सभापति महाभियोग प्रस्ताव को खारिज भी कर सकते हैं। सत्ताधारी पार्टी BJP आज अपना 38वां स्थापना दिवस मना रही है। PM मोदी आज कार्यकर्ताओं से बात भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 लोकसभा क्षेत्रों से हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। PM BJP के 734 जिला अध्यक्षों से भी बातचीत करेंगे। PM मोदी नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तरी मध्य मुंबई,
हमीरपुर और सारण लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धि बताएंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मुंबई में बड़ी रैली करेंगे। रैली में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, हंसराज अहीर और सुभाष भामरे भी शामिल होंगे। अमित शाह शाम में बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। बीजेपी देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अयोध्या विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में मालिकाना हक पर सुनवाई में देरी हो सकती है, क्योंकि मालिकाना हक पर सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट अब इस पहलू पर फैसला करेगा कि अयोध्या मामले की सुनवाई 3 जजों की संविधान पीठ को भेजी जाए या नहीं। कोर्ट पहले ये भी देखेगा कि क्या संविधान पीठ के 1994 के उस फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है। पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि 1994 का संविधान पीठ का फैसला अनुच्छेद 25 के तहत दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता और आस्था के अधिकार को कम करता है। आधार कार्ड को अनिवार्य बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कुछ अहम सवाल पूछे हैं। आधार को अनिवार्य करने के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि कोर्ट सरकार के इस तर्क से सहमत नहीं है कि सिस्टम के हर मर्ज की दवा आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार करोड़ों रुपए की बैंक धोखाधड़ी में कारगर नहीं है, क्योंकि लोन लेने वाले और फिर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के बारे में पहले से ही जानकारी होती है। कोर्ट ने कहा कि लोन लेने वाला कानूनी तरीके से लोन लेता है और उसकी पहचान को लेकर आधार कोई विशेष मदद नहीं करता। कोर्ट ने पूछा कि आधार इसको कैसे रोक सकता है। कोर्ट के सवालों के जवाब में सरकार के वकील ने कहा कि आधार बेनामी संपत्ति और अवैध लेन देन को रोकने में काफी कारगर है। गुजरात के भरूच में टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। टोल कर्मचारियों से मारपीट भी की गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें भरूच के नेशनल हाईवे नंबर 8 पर नर्मदा ब्रिज टोल प्लाजा की हैं। देखिए कैसे कुछ लोग टोल बूथ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। करीब 15 हमलावरों के हाथों में लाठी डंडों के अलावा लोहे की रॉड भी थी। हमलावरों ने टोल बूथ पर खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, वहां लगे कंप्यूटर और दूसरे सामान को भी तोड़ डाला। अचानक हुए हमले से टोल कर्मचारियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हमलावरों ने टोल कर्मचारियों को भी दौड़ा कर पीटा। कई कर्मचारियों को गंभीर चोट आई है। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे हमलावरों के सिर पर खून सवार था। इस दौरान जमकर लूटपाट भी की गई। टोल कर्मचारियों के मुताबिक करीब 4 लाख रुपए की लूट की गई। बताया जा रहा है कि टोल टैक्स वसूले जाने को लेकर अक्सर स्थानीय लोगों और टोल कर्मचारियों में बहस होती रहती है, लेकिन बुधवार रात उन्होंने अचानक हमला कर दिया। यहाँ से लोकलिटी के बंदे आए, लोकलिटी के जो बंदे आए थे उनके हाथ में लोहे की रोडें और बहुत लंबे लंबे डंडे थे, जो कि दारू भी पिए हुए थे। उन्होंने आकर ऐसा हमला किया कि हमारे बूथ भी तोड़ डाले।